कहने लगी कि मैं तो नहीं उतरूँगी मिलाद में, मैं तो, हमारे यहाँ तो ये तो शिर्क है। एक लड़की अपना जहेज़ शादी के बाद जब खोले तो वो बेचने के लिए खोले कि मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ, अब अपने पैरों पे खड़ा होना है, खुद ही हाथ पैर मारने, कि मैं 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकती थी, बच्चे छोटे छोटे थे और छोटा वाला तो बिल्कुल मदर फीट पे था। मैं बिल्कुल सड़क पे आ गई थी। मेरे जो अपने थे वो मुझे सदका खैरात देते थे, बल्कि हर बंदा हिम्मत तोड़ रहा था मेरी। फाके मैंने हकीकत में फाके की हैं। मुझे ये हालात नहीं आते तो मैं इतनी सारी ख़वातीन के लिए सब कुछ ना कर पाती। लड़के ने मुझे ये बताया पसंद करने के बाद कि मेरे साथ जो है भाभी, मैं जो हूँ हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे 2 वॉल बंद हैं, मुझे शुगर भी है और मेरा हार्ट जो है वो 70% काम कर रहा है। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा 25-26 साल? तो कहने लगे बेटा इसकी क्या उम्र है बच्चे की मेरे? मैंने कहा 31 साल। कहने लगे अभी मैं निकाह करा के आया हूँ, 31 साल है लड़की की उम्र। जब रिश्ता करा रहे होते हैं तब तक तो हम लोग बहन भी होते हैं, फिर बेटी भी होते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या रिश्ते बना लेते हैं, भाभी भी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही रस्म का टाइम आता है, रस्म का टाइम करीब आता है तो कट ऑफ करके, मतलब शादी करते हुए आपकी डिमांड क्यों होती है कि फैमिली में जो है वो नंदे ना हो और भाभियाँ ना हो। मैं तो रोने लग गई उस बच्ची की हालत देखकर। बच्ची सर से लेके पैर तक नीलम नील थी, ज़ख़म इतने थे, उसको इतना मारा। कह लगी ये मैंने बड़े घर में शादी की थी, पूरी उन्होंने एल्बम दिखाई, इतना लिया दिया उन्होंने। कह लगी ये देखो अकलौता घर, कोई घर इसका अपना नहीं था, बिजनेस झूठ था इसका। वो फ्रॉड फैमिली थी, वो किराए पे डिफेंस में घर लेते थे और लेकर उन्होंने जो है उस बच्ची की शादी करी, सब कुछ करी, ले लिया सारा पैसा लेके उस बच्ची को इतना मारा उसको। वो प्रेग्नेंट भी हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको घर पे लाके और उसको तलाक दे दी। उर्दू प्रेस के साथ मैं हूँ वाजिद रज़वानी। शादियाँ कराना हमारे यहाँ की ख़वातीन का एक महबूब मशग़ला है, लेकिन बाज़ औक़ात ये काम उनका इतना भारी पड़ जाता है कि अगर रिश्ता अच्छा हो जाए तो कोई उनकी वाह-वाह नहीं करता, लेकिन अगर रिश्ता ख़राब हो जाए तो ज़िंदगी भर उनको ताना मिलता रहता है कि तुमने हमारी बेटी या हमारे बेटे का रिश्ता ख़राब कराया। आज हम आपकी ऐसी ही ख़ातून से मुलाकात करा रहे हैं जो गुज़िश्ता 14-15 साल से इस काम से मुंसलिक हैं और काफ़ी एक्सपर्ट हैं और उन्होंने कई रिश्ते कराए। बहुत इनकी डिटेल की एक ऐसी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजरी है जिसमें उनके साथ कई ऐसे वाक़यात हैं जो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इसके अलावा वो एक अकेडमी चला रही हैं और कई ख़वातीन उनके साथ मुंसलिक हैं और एज़ ए प्रोफ़ेशनल वो बहुत अच्छे पैसे अर्न भी कर रही हैं। तो आइए बगैर किसी इंतज़ार के हम आपकी शादी ज़ैद से मुलाकात कराते हैं। 2010 के अंदर जो है मैंने मैच मेकिंग का स्टार्ट किया। लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक लड़की अपने ख्वाब लेकर जो है वो शादी होती है, बहुत सारे उसके ख्वाब होते हैं और एक ऐसी औरत या एक ऐसी लड़की जो शादी हुई लेकिन उसके ख्वाब बहुत सारे थे। वो कोई बहुत बड़ा करना चाहती थी कि वो आगे जो है अपनी या तो पढ़ाई में आगे जाए या अपने कैरियर बनाए। लेकिन फिर शादी हो जाए, शादी के बाद एक लड़की की अपनी अलग लाइफ होती है, हस्बैंड के साथ जो है एक खुश व खुर्रम लाइफ गुजारना। लेकिन शादी के 1 साल के बाद अचानक ही ऐसा पहाड़ टूट जाए, और मेरे ख़्याल में काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सुबह इंसान उठे और ये सोचे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, फाइनेंशियली इतना बड़ा झटका लगना कि बिज़नेस ख़त्म हो जाए हस्बैंड का, और एक औरत जो कि जिसके पास जो है इतना पैसा हो, जो है वो नौकरों की नौकरों की रेल पेल हो और मतलब आगे पीछे नौकर फिर रहे हो, सुबह वो उठे कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया। और फिर इतना बड़ा मतलब और फिर काफ़ी टाइम तक मैंने, कई सालों तक जो है, बहुत सालों तक मैंने जो है फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस का सामना किया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्राइसिस। और फिर एक लड़की जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती है कि जब शादी होती है उसके लिए उसका जहेज़, माँ की तरफ से दी हुई, मैके की तरफ से दी गई चीज़ें, कपड़े, वो बड़े सारी उम्र रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा सेटबैक होना, इतनी बड़ी बात होना कि एक लड़की अपना जहेज़ शादी के बाद जब खोले तो वो बेचने के लिए खोले, यानी वो उस दिन बिक रहा अपने हाथों से, और जो नौकर उसके काम करते थे, आगे पीछे होते थे, उनको वो अपनी चीज़ें बेच रही हो। तो ये कितना बड़ा जो है सेटबैक है, और ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। मुझे एक हेल्थ इशू का भी सामना करना पड़ा कि मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ, और था वो माइनर, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बहरहाल वो उस वक्त मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी और मेरा ऑपरेट होना था। तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर ने कहा था कि इनका ऑपरेट होना चाहिए, वरना। तो उसके लिए फिर मैंने यही चीज़ करी कि फिर अब अपने पैरों पे खड़ा होना है, खुद ही हाथ पैर मारने। तो फिर मैं खड़ी हुई और फिर मैंने अपने ये देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकती थी, बच्चे छोटे छोटे थे और छोटा वाला तो बिल्कुल मदर फीट पे था।
तो बस उस वक़्त फिर मैंने ये देखा कि अभी तो कोई भी नहीं है अल्लाह के अलावा, और ये मेरा घर है और ये मेरा शौहर है जिसके साथ मुझे चलना है। और मैं इस बात में ये भी बात कुछ कहूँगी कि जैसे आजकल के ज़माने में अगर मियाँ की जॉब छूट जाती है, हस्बैंड का मतलब बिज़नेस हो जाता है, तो पैसों की वजह से जो है लड़कियाँ अपने जो है वो डाइवोर्स हो जाती है, अपना घर छोड़ देती हैं। तो मैंने उस वक्त ये चीज़ नहीं सोची। मुझे ये था कि नहीं, मुझे इनका साथ देना है और ये मेरी फैमिली है और उस फैमिली के लिए मुझे करना है, खुद ही खड़े होना है, कोई नहीं है। तो उस वक्त मुझे कुछ मेरे अपनों ने ये भी बोला कि अब छोड़ दो, बच्चों को हस्बैंड को दे दो, मतलब और तुम आ जाओ, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी अकेले कर सकती हो, मतलब हम तुम्हें। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा नहीं, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरा शौहर है और मुझे इनके साथ आगे चलना है, मुझे इन्हीं के साथ लाइफ बनानी है। आप यकीन करें कि मैंने वो टाइम देखा है, मेरे ख़्याल में अब इस वक्त वो चीज़ होती है नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता होगा। यानी एक सड़क पे आना होता है ना, मैं बिल्कुल सड़क पे आ गई थी, बिल्कुल सड़क पे आ गई थी। और हमारे मेरे जो अपने थे वो मुझे सदका खैरात देते थे। अब आप ये देखें कि अपने जो हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, साथ लेकिन वो सदका खैरात दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे माइंड को जो है ना बहुत ख़राब करती जा रही थी। यानी कि मैं इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ। बल्कि हर बंदा हिम्मत तोड़ रहा था मेरी, हर बंदा मुझे ऐसा कर रहा था कि डिग्रेड कर रहे थे बहुत। मैं एक होता है इंसान के पास जब बहुत पैसा होता है और वो पैसा रातों रात चला जाए और इंसान सड़क पे आ जाए। इवन कि मैंने जो है, एक होता है कि फ़ाके, मैंने हकीकत में फ़ाके की हैं। ऐसी ईदें भी मेरी गुजरी, 3 ईदें, कुछ साल तक मेरी ईदें भी ऐसी गुजरी कि मैंने कुछ नहीं खाया। यानी कि हमारी ईद ऐसी थी कि ईद पे बैठे हुए, ना कपड़े हैं ना कुछ है, मांग सकते नहीं थे किसी से। सब थे, सब साथ थे, लेकिन किसी ने समझा नहीं कि और ये बात नहीं है कि नहीं, बहुत सारे लोगों पे ऐसी प्रॉब्लम आती होगी, बहुत सारे लोगों पे ऐसी प्रॉब्लम, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस चीज़ को फेस करती होंगी। लेकिन ये कि हमें वही वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा माशरा किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा। लेकिन ये कि मैं इसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग एकेडमी जो ये खोला है वो इस वजह से कि मैं ख़वातीन को इन चीज़ों से कि बहुत बुरे से बुरे हालात आ सकते हैं, बुरे से बुरे हालात भी आ सकते हैं। ऐसे हालात भी आ सकते हैं कि आपको घर में अकेले गार्जियन आपको बनना पड़े, ऐसे हालात भी आ सकते हैं, बहुत सारे हालात आ सकते हैं। उस हालात से लड़ने के लिए मैं जो हूँ ये ट्रेनिंग एकेडमी में इनको मोटिवेशन देती हूँ, इनको हिम्मत देती हूँ, इनको हौसला देती हूँ कि बुरे से बुरा हालात भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लो, कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। मैच मेकिंग का काम इस वजह से मैंने सोचा कि ये एक ऐसा काम है, बच्चे मेरे छोटे थे और जो छोटा बच्चा था वो मदर फीड पे था, तो ये एक ऐसा काम था जो मैं घर के अंदर बैठ के कर सकती थी। फिर मेरे हस्बैंड की तरफ से भी मुझे परमिशन नहीं थी कि तुम 9 to 5 की जॉब करो। तो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा काम हो जो शाज़िया आप घर पर ही बैठ के करो, मतलब बाहर ना जाना पड़े। तो और सबसे बड़ी बात, बच्चा बहुत छोटा था, मैं बच्चे को नहीं छोड़ सकती थी किसी के ऊपर, सबसे बड़ी मेन वजह तो ये थी। मैच मेकिंग का ये था कि मुझे लगा कि मैं जो है ये काम कर लूँगी, क्योंकि कोई भी इंसान काम जब स्टार्ट करता है ना, तो पहले तो ये सोचता है कि इस काम में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो थोड़ा सा मेरा सोशल सर्कल अच्छा था, मैं बातचीत अच्छे कर लेती थी, लोगों को कन्वेंस अच्छा कर लेती थी। ये मैच मेकिंग के लिए थोड़ा सा ये चीज़ होती है कि हम लोग भी ये कि भाई सोशल हो बंदा, कन्वेंसिंग प्रॉब्लम मतलब उसकी जो कन्वेंसिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, पहला रिश्ता तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, एक कहते नहीं है कि एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। वो तो हंसी खेल के अंदर ही हो गया। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे और वो वहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। तो उन्होंने ज़ही से बोला कि कोई ऐसी मैच मेकर हैं जो मेरा रिश्ता, भाई मुझे 15 दिन के अंदर रिश्ता कराना है, 15 दिन की छुट्टी आया हूँ और मुझे रिश्ता कराना है और मुझे जो है निकाह करना है। तो ज़ही ने फिर मुझे कहा कि शाज़िया, ये इस तरीके से तुमने मैच मेकिंग स्टार्ट की है तो चलो देख लो अगर ये कर सकती हो तो ये था कि वो 15 दिन के लिए आए थे। फिर मैंने उनको लड़कियां दिखाई और मेरे पास सिर्फ 1 हफ़्ते का टाइम था कि मुझे 1 हफ़्ते में इनको लड़कियां दिखानी है। मैंने उनको 1 हफ़्ते के अंदर तकरीबन 6 से 7 लड़कियां दिखाई और एक लड़की उनको पसंद आई, और एक लड़की उनको पसंद आई। अब मज़े की बात, सबसे बड़ा तो मुझे शौक़ ये लगा कि जब उन्होंने मुझे ये बोला कि भाभी पहले तो आप मेरी सुन लें कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है।
मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा लड़की आपको पसंद आई? कह लेंगे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मेरा जो है वो बाईपास हुआ है, 2 वॉल जो है मेरे बंद हैं, हार्ट जो है वो 60-70% काम कर रहा है मेरा, 30% नहीं है, और इसके साथ मुझे शुगर है, शुगर भी सीवियर है। मैं इतनी हैरान, मैंने ऐसे करके हाथ रखा और मैंने कहा कि ये क्या हो गया। मैंने कहा आप मुझे झूठ, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि रिश्तेदार थे, एक वो था, कुछ कह भी नहीं सकते थे, उनको कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो खैर फिर मैंने कहा कि कह लगे भाभी अब देख लें। मैंने कहा थोड़ा, कह लगे छुपाना कुछ नहीं है, बताएं सब कुछ। मैंने कहा मैं आप मरीज़, एक मरीज़ से बच्ची की कैसे एक बच्ची को बोलूँ उनकी वालदा को कि लड़के में इतनी, उसकी तो आगे की गारंटी भी नहीं है 2 महीने के बाद। मतलब मैं ये बताऊँ कि लड़का जिसके साथ शादी कर रही है वो 2 महीने बाद उसकी गारंटी भी नहीं है कि वो बचेगा भी नहीं बचेगा। तो मैंने कहा कैसे होगा। खैर बहुत बड़ा चैलेंज था। कह लगे कराना है, अब आपने झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। मैंने कहा चले। खैर मैंने फिर लड़की वालों को कन्विंस किया, उनको कहा कि भाई देखें ये इस तरह की चीज़ है, इस लड़के का से ये प्रॉब्लम है, चाहता तो छुपा सकते थे, आपको पता भी नहीं लगता, बच्ची की शादी भी जाती बाद में पता लगता, लेकिन ये लड़के की बहुत अच्छी बात है कि उसने बताया है। आपको मेडिकल इनकी रिपोर्ट्स भी हम आपको ला के दिखा देंगे। बाकी ये है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है। और दूसरी बात ये कि भाई ये भी हो कि बच्चे की अगर नसीब में होगा, अगर ये शादी होने के बाद लड़के को हार्ट फेल होता, तब उसके साथ इस तरह का होता, तब आप क्या करती। खैर वो समझदार लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है, लड़के ने अच्छा किया, बता दिया, लड़का वैसे बहुत अच्छा है और मेरे फैमिली फ्रेंड थे तो उस लिहाज से भी हमने थोड़ा सा ये किया। ये तो बड़ी ज़रूरी होती है मैच मेकर का जो है ना, काउंसलिंग करना। खैर वो फिर सेटिस्फाई हो गए और तकरीबन 15 दिन में मैंने उसका रिश्ता कराया। और ये जो मेरा इतना मुश्किल चैलेंजिंग रिश्ता था, इतना मुश्किल रिश्ता था, इसके मुझे ओनली 5000 मिले। और उस 5000 से मैंने जो है अपना छोटा सा मोबाइल लिया था PTCL का, तो वो भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी 5000 से, अपनी समझे कहते नहीं अपनी बिज़नेस की स्टार्ट करी, तो अपनी इन्वेस्टमेंट करी मैंने 5000। मैंने एक रिश्ता, बड़ा मज़े का रिश्ता हुआ था, वो भी हमारी फैमिली मतलब फैमिली फ्रेंड ही थे। तो मैंने रिश्ता कराया, लड़की मेरी पार्टनर की क्लाइंट थी, उसकी एज थी 25, जो CV में लिखी हुई होती है 25 एज, मास्टर किया हुआ। लड़के की एज थी 31 थी, हाँ 30 थी। तो रिश्ता हो गया, बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह, लड़का भी वेल सेटल। लड़की वालों ने फ़ौरन कर दिया, लड़की वाले मिडिल क्लास थे, लड़के वाले अपर क्लास थे, रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा 1 महीने बाद शादी होनी थी, या पता नहीं 3 महीने बाद, जिस दिन निकाह हो रहा था जुम्मे की नमाज़ के बाद मेरे पास कॉल आई, जिनके बेटे का रिश्ता था उन्हीं की अब कॉल आई। तो मैं कॉल अटेंड करी PTCL पे। मैंने कहा जी भाई। तो कहने लगे, मैंने कहा मुबारक हो, आज निकाह था ना। तो कहने लगे कि बेटा मैं, लड़की की क्या एज थी बेटा, मतलब बच्ची का मैं नाम नहीं बता रही आपको, मतलब वो उन्होंने फिर ये कहा। मैंने कहा 25-26 साल। तो कहने लगे बेटा इसकी क्या उम्र है बच्चे की मेरे। मैंने कहा 31 साल। कहने लगे अभी मैं निकाह करा के आया हूँ, 31 साल है लड़की की उम्र। और हंसे जाएँ, पहला बाप था जो। मैंने कहा 31 साल। और फिर मैंने जो है ना, मैंने कहा भाई अब क्या होगा, मैं डर गई। मैंने कहा इतना झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, एक झूठ होता है थोड़ा सा इंसान आगा पीछा कर लेता है, लेकिन इतना लंबा झूठ। तो मुझे कहने लगे अब क्या करें, अब तो हमारे घर की इज्जत बन गई है बेटा, कोई बात नहीं। जब रिश्ता करा रहे होते हैं तब तक तो हम लोग बहन भी होते हैं, फिर बेटी भी होते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या रिश्ते बना लेते हैं, भाभी भी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही रस्म का टाइम आता है, रस्म का टाइम करीब आता है, तो कट ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है हमारा रिश्ता हो गया है, अब ये अपने काम की फ़ीस मांगेंगी। तो उसके बाद फिर जो है वो हमारे सारे रिश्ते जो उन्होंने बनाए थे ना, बहन बेटी भाभी जो भी था, वो सारा रिश्ता ख़त्म होकर फिर वो मैच मेकर जाते हैं, फिर वो रिश्ते वाली का नाम दे दिया जाता है उसको कि रिश्ते वाली। उसके बाद ब्लॉक भी कर देते हैं, उसके बाद फिर पेमेंट के लिए रुलाते हैं। तो एक वाक़या ऐसा ही हुआ था कि मैंने रिश्ता करवाया, रस्म हो गई, वहाँ तक तो मैं लड़के की बहन थी, रस्म से पहले तक तो मैं लड़के की बहन थी। और उसके बाद फिर रस्म से पहले कुछ 4 दिन पहले मैं बहन भी नहीं रही, और उसके बाद जो है उन्होंने मेरा मतलब एक तरीके से वो करना शुरू कर दिया, इग्नोर पे करना शुरू कर। मैं रस्म वाले दिन उनके डायरेक्ट उन्हीं के वेन्यू पे पहुंच गई जहाँ उनकी रस्म थी, और डायरेक्ट मैंने लड़के के सामने खड़े होकर कहा, मैंने कहा आप तो बेटा आपने तो मुझे बहन बनाया हुआ था, अब रस्म हो गई तो अब मैं कहाँ गई, तो मुझे तो यहाँ बैठना क्या है, आपकी रस्म करनी चाहिए थी। तो रिश्ते के लिहाज से तो वो मुझे देख के हक्का बक्का रह गए। खैर वो बहरहाल फिर उन्होंने उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बहुत रुलाया। आप यकीन करें कि इतना रुलाया उन्होंने मुझे, इतना रुलाया पेमेंट के लिए कि बस आप सोच नहीं सकते। कि आप गुलशन का एड्रेस मुझे सेंड किया था कि ये गुलशन का एड्रेस है, आप पेमेंट दे दीजिएगा। मैं गई, खैर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती थी हमेशा से, ये है कि उन्होंने कभी अकेले में निकली नहीं हूँ। मैं गई, उन्होंने गुलशन का एड्रेस दिया था। आप यकीन करें मैं 3 बजे से, वो गुलशन का एड्रेस बड़ा सिंपल एड्रेस था, वो उस जगह पे पहुंचती थी। मुझे कहते थे मौसमियात की उधर आ जाए, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मौसमियात में। मैं मौसमियात पे उस प्रोजेक्ट के सामने जाती थी, कहते थे ये जौहर का प्रोजेक्ट है, यहाँ आ जाए। यानी वो मुझे 3 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक वो मुझे जो है सिर्फ घुमाते रहे कराची में। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, 1 हफ़्ते के बाद मेरा ऑपरेट होना था।
और मैं उस तबीयत ख़राब के अंदर मतलब मैं वो मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर, उन माँओं के ऊपर कि आपके बच्चे बच्ची के लिए आपके कहते नहीं है कितना बड़ा वो होता है कि आपके बच्चे बच्ची की शादी हो रही है। जो इंसान आपके बच्चे या बच्ची की शादी का ज़रिया बना है, जिसने मेहनत की है, आप उस इंसान को सड़कों पे रुला रहे हो और वो इंसान कितनी शदीद बीमारी में, और मैं आप सोच नहीं सकते कि मैं उस वक्त कितनी जहनी उसमें थी, अजियत में थी, मेरे बॉडी भी पूरी दुख रही थी। और ये लोग मुझे रात के 8 बजे तक जो है वो एक एड्रेस के ऊपर, तो ये इतना उन्होंने गलत मतलब उनका वो था कि मैं क्या बोलूँ उनको। मतलब मेरे क्लाइंट थे और मेरी उनसे बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छा मेरा उनके साथ रहा है मतलब ना। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे कॉल करके बुलाया, मतलब उनका रिश्ता मेरे थ्रू तो नहीं, मतलब किसी और मैच मेकर के थ्रू हो गया था। वही बड़ा घर, क्योंकि वही चाह रही थी कि डिफेंस में मेरा 2000 का गज़ है, तो शाजिया अकलौता, मेरी बेटी भी, हम अकलौती बेटी है तो अकलौता लड़का हो, और नहीं एडजस्ट कर पाएगी, घर वालों को नहीं एडजस्ट कर पाएगी, मतलब फैमिली को नहीं, तो मतलब अकेला तो हो गया खैर उसका किसी और। तो उन्होंने मुझे रोते रोते बुलाया एक दफ़ा ना, मतलब कॉल आई, फिर मैं उनके घर गई, उन्होंने बच्ची की हालत दिखाई, मैं तो रोने लग गई उस बच्ची की हालत देखकर। बच्ची सर से लेके पैर तक नीलम नील थी, ज़ख़म इतने थे, उसको इतना मारा, कह लगी ये मैंने बड़े घर में शादी की थी, पूरी उन्होंने एल्बम दिखाई, इतना लिया दिया उन्होंने। कह लगी ये देखो अकलौता घर, कोई घर इसका अपना नहीं था, बिज़नेस झूठ था इसका, डिफेंस में, वो कहती हैं डिफेंस में नहीं पता इसका घर, कह लगी हमने नहीं वो करा, ये किराए पे आए हुए थे। माँ जो थी सिर्फ माँ थी, और कह लगी और कोई रिश्तेदार नहीं थे, मतलब कह लगी मैंने तो ये सोच के दिया था कि कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इनके कोई भी नहीं था, और कहीं से वो आउट ऑफ सिटी से वो लोग आए थे, और वो फ्रॉड फैमिली थी, वो किराए पे डिफेंस में घर लेते थे। और लेकर उन्होंने जो है उस बच्ची की शादी करी, सब कुछ करी, ले लिया सारा पैसा लेके, उस बच्ची को इतना मारा इतना मारा, उसको वो प्रेग्नेंट भी हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको घर पे लाके और उसको तलाक दे दी। अब वो जो है उसकी बच्ची भी हो गई, बच्ची का सारा उनका जो पैसा था जो उस बच्ची को दिया उन्होंने जहेज़ के मत पे, इतना जेवर लाखों, पता नहीं लाखों क्या करोड़ों दिया होगा, वो भी चला गया, वो भी लेके फुर हो गए, और पता ही नहीं। एरिया का अभी भी वही है कि एरिया का थोड़ा सा इशू ये लोग करते हैं कि हम दूर एरिया में नहीं जाएंगे। अब कहते हैं जैसे नाज़िमाबाद के लोग होते हैं, वो कहते हैं हम मलीर नहीं जाएंगे, मलीर बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो मलीर में पढ़े लिखे लड़के हैं भाई, मलीर में भी लड़कियां अच्छी हैं, मलीर में भी लड़के अच्छे हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, सब हैं, हर एरिया बहुत अच्छा है ना। मतलब लड़कियों की माओं का तो ये हो गया है कि बस जो है ना लड़का पिछली गली में ही रहता हो। लड़की वाले जो थे वो आई थिंक वो थे जिनका नज़र न्याज नहीं होती, देवबंदी थे, और लड़के वाले जो थे वो नज़र न्याज वाले थे। तो उसमें फिर ये हुआ कि रिश्ता हो गया। एक दफ़ा मेरे पास कॉल आई, तो फिर उन्होंने, मैंने कहा मतलब भाभी आपका, कहने लगी कि वो तो हो गई डाइवोर्स। मैंने कहा क्यों हुई? तो कहने लगी कि वो डाइवोर्स यूँ हो गई शाजिया कि देखो वो लड़की जो थी वो हमारे घर में जो है वो मिलाद हुई, और जो है लड़की नीचे नहीं आई मिलाद उतर के। वो कहने लगी कि मैं तो नहीं उतरूँगी मिलाद में, मैं तो, हमारे यहाँ तो ये तो शिरक है, ये तो शिरक है, मैं तो नहीं उतरूँगी, मिलाद तो शिरक होता है। और इस तरीके से जो है ना हम लोग क्या नहीं, तो कह लगी कि नहीं उतरी वो मिलाद में, तो मेरे बेटे ने तो उसको दूसरे दिन ही घर भेजा, और जो है हमने तो तलाक हो गई, हमने करा दी। तो मैंने कहा अब मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि अगर वो लड़की उतर भी जाती, बैठ जाती, तो क्या था, मतलब इस तरह कहना कि ये शिर्क वाला मामला हो गया, ये हो गया। देखिए वो बच्ची प्रेग्नेंट थी, वो लड़की प्रेग्नेंट थी, फिर बाद में क्या हुआ, बच्ची के साथ उसका बाप का साया गया। मतलब इन चीज़ों के मसलक की वजह से क्या हुआ कि दो ख़ानदान, एक बच्ची का हुआ, फिर बच्ची के साथ उसके साथ जो उसकी अब मतलब जो उसकी बेटी हुई वो किस तरीके से हुआ। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना चाहिए। और फिर एक रिश्ता ऐसा हुआ मेरा जिसमें लड़के वाले जो थे वो देवबंदी थे, लड़की जो थी वो शायद वो थे नज़र न्याज वाले थे। मेरी फैमिली ने मुझे बता दिया था कि हम लोग इतने सुपरस्टिशियस नहीं हैं, अगर उनके यहाँ नज़र न्याज होती है कोई बात नहीं, हमारे यहाँ नहीं होती है। बस होता है कि भाई एक फैमिली का होता है, तो उन्होंने बता दिया था कि ऐसा कोई मामला नहीं है। रस्म वाले दिन रात में मेरे पास कॉल आई, मैं तो समझी रस्म हो गई, सब कुछ हो गया, मुबारकबाद। तो उन्होंने कहा भाई मुबारकबाद कहाँ से, हम तो वापस आ गए। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी वो ये हुआ कि भाई शाजिया आपको तो पता है, हमने तो बता दी थी ये बात। कह लगी हम वहाँ गए तो लड़के के चचा ने पीछे से बोला आप लोगों का मसलक क्या है, हमने बोला हम ये, तो उन्होंने तो कहने लगे तूफान खड़ा कर दिया, लड़की को स्टेज तक आने नहीं दिया। लड़की तैयार हुई हुई, मंगनी का सूट पहनी हुई, उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ ना इनको वापस भेजो, और मैं इस रिश्ते में नहीं बैठूंगा, और ये नहीं, और हम सब पूरे ख़ानदान को उन्होंने, तो वो लड़की की समझे वो एक बाराती हुई ना, वो मंगनी के लिए आए थे, बारात वापस चली गई, लड़की तैयार हुई और चचा ने जो है ना रिश्ता ख़त्म कर दिया। असल में जो टर्निंग पॉइंट आया है ना मेरा, जो ये ट्रेनिंग एकेडमी मैंने जो मेरे जहन में नज़र मतलब दिमाग में ख्याल आया, जब मैं लॉकडाउन में मैंने देखा कि मेरी साथी मैच मेकर जो थी इतने बुरे हाल में हैं, उनका काम बिल्कुल वो हो गया है, क्योंकि लोग शादियाँ हो भी रही थी, बल्कि शादियाँ हो भी नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा काम उनका वो हुआ। तो मैंने फिर ये चीज़ करी कि
मैं फिर अपना फेसबुक का मेरा पेज है, वहाँ पर मैंने लाइव सेशन देना शुरू करी है मैच मेकिंग के हिसाब से कि आप किस तरीके से जो मैच मेकर्स हैं वहाँ पे किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन लें, लोगों को अप्रोच करें प्रॉपर तरीके से, जिस तरह एक मैच मेकिंग की ट्रेनिंग होती है मैंने वहाँ देनी शुरू करी। तो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कोई मैच मेकर की भी ट्रेनिंग दे रहा है और इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और क्लाइंट्स को भी, मैं क्लाइंट्स के लिए भी मोटिवेशनल जो है ना वहाँ पे सेशन देती थी, क्लाइंट्स को कहती थी आप किस तरीके से एक मैच मेकर्स को अप्रोच करें, किस तरीके से आप उनको सर्च करें, अच्छे मैच मेकर तक कैसे पहुँचें फेक लोगों से बच के। तो मतलब लोग इतना ज़्यादा इसको, ये मेरा मकबूल हुआ ये पेज और मैं इस तरह, तो फिर मैंने अकेडमी खोली, फिर मैं व्हाट्सएप तक आई, मैंने व्हाट्सएप पे वहाँ से लोगों को 10-12 लड़कियों से ही काम स्टार्ट किया कि मैं लड़कियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगी, घर बैठी ख़वातीन को प्रॉपर मैच मेकिंग की ट्रेनिंग दूंगी ताकि वो घर में बैठ के अपनी अर्निंग को जो है उसको स्टार्ट करें और फिर उसको लेके जाएं घर बैठ के, कहीं जाना आना ना पड़े। तो इस तरीके से फिर मैंने वो व्हाट्सएप पे 10 लड़कियों से 12 लड़कियों से 2021 में, समझे ये लॉकडाउन था जिसने जो है ये मुझसे काम करवाया है, और ये मैंने डीएमसी बनाया, डीएमसी दुआ मैरिज कंसल्टेंसी। तो मेरी अपना अकेडमी, मतलब मेरी अपनी मैच मेकिंग, मेरा अपना मैरिज ब्यूरो था, फिर मैंने उसको अकेडमी, ट्रेनिंग अकेडमी का नाम दिया। फिर ये लड़कियां यहाँ से माशाल्लाह से जब उनकी अर्निंग स्टार्ट हुई तो आते चले गए लोग, हर 3 महीने की उसमें ट्रेनिंग के अंदर लड़कियाँ आती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, ट्रेनिंग लेके जो है जब उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है माशाल्लाह इंक्रीज़ कर जाती है, तो कुछ लोग जो मेरे साथ रह रही होती है जुड़ी हुई हैं तो वो जुड़ी हुई हैं, और कुछ हैं वो आज़ाद मैच मेकर की हैसियत से अपना काम कर रही हैं। तो अभी जो हमारे पहले तो 10-12 लोगों से शुरू हुआ था, फिर हमारी 1 अकेडमी हुई, 2 अकेडमी हुई, अब हमारी माशाल्लाह से 5 अकेडमीज़ हैं। में जब मैंने ये ट्रेनिंग अकेडमी स्टार्ट किया था तो इतना ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन का मामला था, हर घर ही जो है माशी बदहाली का शिकार हुआ था। तो इनमें से जो पहला बैच था जो आया था, वो पहला बैच इस हद तक जो है ना उन ख़वातीन का हाल बुरा था कि उनमें से बहुत कुछ ख़वातीन ऐसी थीं, कुछ बच्चियाँ ऐसी थीं जो कि माशी हालात की वजह से ख़ुदकुशियों के उस पर थीं कि हम बस, क्योंकि कर्ज़ा चढ़ गया था, कर्ज़ा उतार नहीं पा रही थी, हस्बैंड की जॉब छूटी हुई थी। तो मतलब इस हद तक उनके हालात ख़राब थे, डिप्रेशन इतना बढ़ा हुआ था कि उनका बस ये था कि वो कहती थी कि बस हमारे लिए जो है या तो हम मर जाएं या इस तरह का। तो फिर उनके लिए तो मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, मैंने उनको कहा नहीं, मैं तुम्हें प्रॉपर 1 महीने का मुझे टाइम दो, 1.5 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हें काम सिखाती हूँ, काम करो, रिश्ते डन करो, तुम्हारा ये कर्ज़ा उतर जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि जो लड़कियां यहाँ पर आई थी, आने से पहले उनके हालात इतने ख़राब कि किसी पे 2-2 लाख का, 5-5 लाख का कर्ज़ा, किसी के साथ कुछ हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो है कर्ज़े उतारे उन्होंने, 1.5 महीने में, 2-2 महीने में उन्होंने अपने 2-2 लाख के, 3-3 लाख के कर्ज़े उतारे। अभी पिछले साल से मैंने अपनी बेटियों को ये भी बोला है कि देखो ये इदारा, हमारा इदारा खिदमत खल्क़ के लिए काम कर रहा है, तो अब तुम लोग ऐसा करो कि इन लोगों के लिए मैंने एक चीज़ ये भी करी है, पिछले साल से ही मैंने स्टार्ट की थी कि अब आप लोग जितने, मैं आप लोगों से प्रपोज़ल डन करवाती हूँ, जो कि हमारे टास्क होते हैं, सभी जानते हैं कि मैं टास्क देती हूँ, एग्ज़ाम एक तरीके से जितने प्रपोज़ल डन करवाना है कि भाई इस महीने में इतने करवाने, तो अगर 10 करवाने हैं, 10 अगर प्रपोज़ल आते हैं तो 2 उसमें से महीने के 2 फ़ीस बिला रिश्ते आपने ज़रूर करवाने। कोई भी नीडी ऐसे हो जिनकी तुम्हें फ़ीस, जो तुम्हें फ़ीस नहीं दे सकते हो,